स्वागत है। आज हम प्रशासन की भाषा के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर गौर करने वाले हैं, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली, और खास तौर पर उन शब्दों पर जो अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होते हैं। ये वो शब्द हैं जिनका सामने मतलब अक्सर सरकारी कामकाज में होता है और जिनकी सटीक समझ बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है राघव प्रकाश जी की पुस्तक प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली ए कोश पर। इसमें दी गई शब्दावली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत है। यानी आप कह सकते हैं पूरी तरह से ऑथेंटिक और मानक मानी जाती है। हाँ, और ये जानकारी विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली हिंदी के पेपर का एक अहम हिस्सा होती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ शब्दों का अर्थ बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि प्रशासन के ताने बाने में ये शब्द कैसे फिट होते हैं। आपने सही कहा, ये सिर्फ परीक्षा पास करने का मामला नहीं है। देखिए, भारत में प्रशासन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चलता है, इसलिए इन दोनों के बीच सही पारिभाषिक शब्दों का पुल बनाना बहुत जरूरी है। ये शब्द मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज्ड इसलिए किए गए हैं ताकि संवाद में कोई भ्रम ना हो, आदेश स्पष्ट हो और प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलें। और सोचिए जरा सी चूक, एक शब्द का गलत मतलब समझ लेना या इस्तेमाल कर लेना पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को कैसे उलझा सकता है। इसीलिए शब्दों की इस सटीकता पर इतना जोर दिया जाता है। तो चलिए प्रशासन की इस खास भाषा की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और ए अक्षर वाले कुछ शब्दों को समझते हैं। आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। कुछ शब्दों से शुरू करते हैं जो शायद सुनने में बहुत आम लगे, लेकिन प्रशासनिक दुनिया में उनके मायने बहुत खास और निश्चित होते हैं। जैसे अबैंडन परित्याग करना और एब्डिकेशन पद त्याग। सुनने में तो छोड़ने का ही भाव है, पर क्या इनमें कोई प्रशासनिक बारीकी है? हाँ बिल्कुल है, और ये बारीकी महत्वपूर्ण है। देखिए, एब्डिकेशन एक सामान्य शब्द है। इसका अर्थ है किसी वस्तु, स्थान, अधिकार या दावे को छोड़ देना, मतलब उसका परित्याग कर देना। ये किसी भी संदर्भ में हो सकता है, लेकिन एब्डिकेशन ये खास तौर पर किसी महत्वपूर्ण पद, अक्सर किसी शाही पद या सिंहासन या किसी उच्च अधिकार को स्वेच्छा से और औपचारिक रूप से त्यागने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एक औपचारिकता और पद की गरिमा का भाव निहित है। अच्छा, तो क्या एब्डिकेशन हमेशा स्वैच्छिक ही होता है या पद छोड़ने के दबाव को भी इसमें शामिल किया जा सकता है? मतलब अगर दबाव में छोड़ा हो तो? देखिए, आमतौर पर एब्डिकेशन स्वैच्छिक त्याग को ही दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति खुद निर्णय लेता है। हालांकि इतिहास में ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां दबाव के कारण औपचारिक पद त्याग हुआ हो, पर शब्द का जो मूल भाव है वो स्वेच्छा से छोड़ने का ही है। प्रशासन में किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने पद का औपचारिक त्याग एब्डिकेशन कहा जा सकता है। ये दिलचस्प है कि कैसे संदर्भ शब्द के अर्थ को इतना विशिष्ट बना देता है। अब एक और शब्द लेते हैं, एक्शन। इसके लिए स्रोत में हिंदी में कार्यवाही और कार्यवाही दोनों शब्द दिए गए हैं। क्या इनमें कोई ऐसा सूक्ष्म अंतर है जिसका प्रशासन में खास ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, राघव प्रकाश जी की पुस्तक में एक्शन के लिए ये दोनों शब्द दिए गए हैं, कार्रवाई और कार्यवाही। ठीक है। व्यवहारिक रूप से देखें तो अक्सर इन्हें समानार्थी की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है किसी स्थिति पर प्रतिक्रिया देना, कोई कदम उठाना या किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। जैसे टेक नेसेसरी एक्शन का अनुवाद आवश्यक कार्रवाई करें या आवश्यक कार्यवाही करें, दोनों हो सकता है। हालांकि एक सूक्ष्म अंतर पर ध्यान दिया जा सकता है। हाँ? कार्यवाही का झुकाव कई बार किसी मीटिंग, समिति या सभा के प्रक्रिया के लिखित रिकॉर्ड या विवरण मतलब प्रोसीडिंग्स की तरफ ज्यादा होता है, जैसे मीटिंग की कार्यवाही, जबकि कार्यवाही अक्सर किसी आदेश या निर्णय के बाद उठाए जाने वाले ठोस कदम या एक्शन को दर्शाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सामान्य प्रशासनिक उपयोग में ये काफी हद तक एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। असल अर्थ तो संदर्भ से ही स्पष्ट होता है। यानी संदर्भ यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आजकल एक और शब्द है जो शासन प्रशासन की चर्चाओं में बहुत उभर कर आता है, अकाउंटेबिलिटी। हिंदी में इसके लिए उत्तरदायित्व और जवाबदेही दोनों शब्द दिए गए हैं। प्रशासनिक संदर्भ में इसका सटीक वजन क्या है? ये आज के समय में सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस का एक केंद्रीय स्तंभ है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना नहीं है। जिम्मेदारी तो किसी काम को करने की होती है,
लेकिन जवाबदेही का मतलब है कि आपने जो किया है या जो आपकी जिम्मेदारी थी जिसे आपने निभाया या नहीं निभाया, उसके परिणामों के लिए आप दूसरों के प्रति, चाहे वो आपके वरिष्ठ हो, संसद हो या जनता हो, जवाब देने के लिए बाध्य हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है और आपको संतोषजनक उत्तर देना होगा। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर प्रशासन में इसकी कमी के परिणाम गंभीर हो सकते हैं ना। शायद पारदर्शिता या जनता के भरोसे पर सीधा असर पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब जवाबदेही तय होती है तो अधिकारी और विभाग ज्यादा सावधानी और जिम्मेदारी से काम करते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके कामों की समीक्षा हो सकती है। और जब पारदर्शिता होती है तो स्वाभाविक रूप से जनता का प्रशासन में भरोसा बढ़ता है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था और संस्कृति का परिचायक है। यहाँ एक और दिलचस्प बात देखने को मिलती है, कैसे कई बार अंग्रेजी के एक ही शब्द के लिए स्रोत में कई हिंदी पर्याय दिए जाते हैं जो अलग अलग संदर्भों के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे अकाउंट शब्द को ही लीजिए, इसके लिए स्रोत में लेखा, हिसाब, खाता, ये तीनों शब्द मिलते हैं। अब अगर वित्तीय संदर्भ में बात हो रही है तो बैंक खाता या बैंक अकाउंट या सरकारी लेखा, गवर्नमेंट अकाउंट सही होगा। अगर पैसों के लेन देन की सामान्य बात है तो हिसाब, जैसे मुझे हिसाब दो, कह सकते हैं। सचमुच संदर्भ ही कुंजी है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ ऐसे शब्दों पर ध्यान देते हैं जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं मतलब प्रोसीजरल एस्पेक्ट से जुड़े हैं। बैठकों और आधिकारिक कार्यवाही में अक्सर ये शब्द सुनाई देते हैं। एडजर्न्ड स्थगित करना और एडजर्न्ड सिने डाए अनिश्चित काल तक स्थगित। इन दोनों स्थगित करने में क्या बुनियादी फर्क है? फर्क बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण है। अजर्न का मतलब है किसी सभा, बैठक या न्यायिक कार्यवाही को कुछ समय के लिए या अगली निश्चित तारीख या समय तक के लिए रोक देना, स्थगित करना। जैसे जज कह सकते हैं कोर्ट इज अजर्न्ड टिल टुमारो मॉर्निंग, या स्पीकर कह सकते हैं बैठक दोपहर के भोजन के बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यहाँ अगली बैठक का समय या तारीख तय होती है। लेकिन अजर्न्ड साइन डाए, जिसे लैटिन में बिना दिन के कहा जाता है, इसका मतलब है कि बैठक या सत्र को स्थगित तो कर दिया गया है, लेकिन अगली बैठक कब होगी इसकी कोई तारीख या समय निश्चित नहीं किया गया है, यानी अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ये अक्सर तब होता है जब किसी सत्र का काम पूरा हो गया हो या किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे अगर संसद सत्र में बहुत हंगामा हो जाए और आगे कब बैठक होगी ये तुरंत तय ना हो पाए तो स्पीकर कह सकते हैं हाउस इज अजर्न्ड साइन डाई। तो ये शब्द सिर्फ प्रक्रिया नहीं बताते बल्कि अनिश्चितता या अस्पष्टता का स्तर भी दर्शाते हैं। सही। इसी तरह बैठकों और कानूनों से जुड़े 2 और बेहद आम शब्द हैं एजेंडा, कार्यसूची और अमेंडमेंट, संशोधन। जी। प्रशासनिक कामकाज में इनका क्या महत्व है? दोनों ही व्यवस्था और स्पष्टता के लिए जरूरी है। एजेंडा या कार्यसूची उन सभी विषयों या मुद्दों की लिस्ट होती है जिन पर किसी औपचारिक बैठक में क्रम से चर्चा और निर्णय लिया जाना है। इसके बिना बैठक दिशाहीन हो सकती है और ये प्रतिभागियों को तैयारी करने का मौका भी देती है। और अमेंडमेंट यानी संशोधन किसी मौजूदा दस्तावेज जैसे कोई नियम, कानून, प्रस्ताव, संविधान या रिपोर्ट में औपचारिक रूप से किया जाने वाला कोई बदलाव, सुधार, जोड़ या घटाव है। ये किसी चीज को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने या उसमें पाई गई कमियों को दूर करने का एक तरीका है, जैसे हम संविधान संशोधनों के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल। अब 2 और मिलते जुलते शब्द लेते हैं जिनमें अक्सर थोड़ा भ्रम हो सकता है। अप्रूवल, अनुमोदन, और असेंट, अनुमोदन, सहमति। स्रोत में दोनों के लिए अनुमोदन शब्द दिया है पर असेंट के लिए सहमति भी है। क्या इनमें कोई व्यावहारिक अंतर है? हाँ, एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर प्रशासनिक और विधायी प्रक्रियाओं में। अप्रूवल सामान्यतः किसी योजना, प्रोजेक्ट, प्रस्ताव, छुट्टी या खर्च के लिए प्रशासनिक स्तर पर दी जाने वाली स्वीकृति या मंजूरी होती है। यह अक्सर एक विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा होता है जहां कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करता है, जबकि असेंट का प्रयोग ज्यादातर उच्च स्तरीय औपचारिक सहमति के लिए होता है, खासकर विधायी संदर्भ में। जैसे संसद द्वारा पारित किसी विधेयक बिल पर जब तक राष्ट्रपति अपनी असेंट यानी सहमति या अनुमति नहीं देते
तब तक वह कानून एक्ट नहीं बनता। यहाँ असेंट एक संवैधानिक आवश्यकता है। स्रोत में असेंट के लिए सहमति शब्द का विकल्प दिया जाना इसी ज्यादा औपचारिक और उच्च स्तरीय प्रकृति की ओर इशारा करता है। अच्छा, तो असेंट ज्यादा वजनदार और निर्णायक शब्द लगता है, जैसे किसी चीज पर अंतिम मोहर लगना। हाँ, आप कह सकते हैं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सभी प्रक्रियात्मक शब्द अजर्न, एजेंडा, अमेंडमेंट, अप्रूवल, असेंट ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासनिक और विधायी कार्य एक तयशुदा, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से हों। इनसे पता चलता है कि निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं, प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है और अगला कदम क्या होगा। ये मनमानी को रोकते हैं और व्यवस्था को मजबूती देते हैं। ये वाकई महत्वपूर्ण है कि कैसे ये शब्द व्यवस्था को आकार देते हैं। अब थोड़ा वित्तीय, फाइनेंशियल और कानूनी लीगल दुनिया के शब्दों की ओर बढ़ते हैं, जैसे अलाउंस, भत्ता, अरियर्स, बकाया और अमाउंट आउटस्टैंडिंग, बकाया राशि। ये शब्द अक्सर कर्मचारियों के वेतन और सरकारी लेन देन में सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल। अलाउंस यानी भत्ता मूल वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली वो राशि है जो किसी विशेष खर्च या जरूरत को पूरा करने के लिए दी जाती है, जैसे महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह। अरियर्स का मतलब है पिछली अवधि का बकाया भुगतान। जैसे अगर वेतन वृद्धि जनवरी से लागू हुई लेकिन उसका भुगतान अप्रैल में हुआ, तो जनवरी से मार्च तक का बढ़ा हुआ वेतन अरियर्स के रूप में मिलेगा। और अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी बकाया राशि ही है, मतलब वो कुल पैसा जो अभी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा चुकाया जाना बाकी है, चाहे वो कर्ज हो, बिल हो या कोई और देनदारी। और एक कानूनी दस्तावेज इसका जिक्र बार बार आता है, एफिडेविट, शपथ पत्र, हलफनामा। जी। इसका प्रशासनिक और कानूनी महत्व क्या है? एफिडेविट, जिसे हम शपथ पत्र या हलफनामा भी कहते हैं, एक लिखित बयान होता है। इसमें बयान देने वाला व्यक्ति शपथ लेकर कहता है कि उसमें लिखी बातें उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। इसे किसी नोटरी पब्लिक या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। अदालतों, सरकारी आवेदनों और कई अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इसे तथ्यों के सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। और हाँ, झूठा हलफनामा देना एक दंडनीय अपराध है, इसलिए इसका वजन होता है। समझ गया, यानी ये एक जिम्मेदारी भरा दस्तावेज है और एक प्रक्रिया जो अक्सर विकास परियोजनाओं के संदर्भ में चर्चा या विवाद का विषय बनती है। एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि आवाप्ति। जी, भूमि अवाप्ति या भूमि अधिग्रहण वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए, जैसे सड़क, रेलवे लाइन, बांध, अस्पताल या अन्य ढांचागत परियोजनाओं के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करती है। कानून के अनुसार इसके लिए उचित मुआवजा देना अनिवार्य होता है। ये प्रक्रिया अक्सर जटिल और संवेदनशील होती है, क्योंकि इसमें लोगों के संपत्ति के अधिकार और विकास की जरूरत के बीच संतुलन साधना होता है। हाँ, ये संतुलन साधना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होता होगा। अब वित्तीय पारदर्शिता और नियंत्रण से जुड़े एक और अहम शब्द पर आते हैं, ऑडिट, लेखा परीक्षण, अंकेक्षण। ये क्यों इतना जरूरी है और इससे जुड़ा शब्द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, क्या होता है? ऑडिट या लेखा परीक्षण, अंकेक्षण किसी भी संगठन, चाहे वो सरकारी हो या निजी, के वित्तीय रिकॉर्ड्स की एक स्वतंत्र और व्यवस्थित जांच है। इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश कर रहे हैं, नियमों और कानूनों का पालन किया गया है और कहीं कोई धोखाधड़ी, गबन या अनियमितता तो नहीं हुई है। ये वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। और सोचिए, एक प्रभावी ऑडिट सिर्फ गलतियों को ही नहीं पकड़ता, बल्कि ये भविष्य की वित्तीय योजना और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डेटा और सुझाव भी प्रदान करता है। ये पारदर्शिता लाता है जिससे जनता का या शेयर होल्डर्स का संस्था में विश्वास बढ़ता है। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट यानी वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन इसी पूरी ऑडिट प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। ये एक औपचारिक दस्तावेज है जो साल भर की जांच के निष्कर्षों, पाई गई कमियों और सुधार के सुझावों को प्रस्तुत करता है। इसे संबंधित अधिकारियों या निकायों के समक्ष रखा जाता है। अच्छा, तो क्या एक आम नागरिक भी किसी सरकारी विभाग की ऑडिट रिपोर्ट देख सकता है, शायद जानकारी के अधिकार के तहत? हाँ, कई मामलों में, विशेषकर सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की ऑडिट रिपोर्ट्स,
जैसे कि कैग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स, ये सार्वजनिक दस्तावेज होती हैं और सूचना के अधिकार या आरटीआई के तहत या उनकी वेबसाइटों पर उपलब्ध हो सकती हैं। ये सार्वजनिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जानना महत्वपूर्ण है। इन सभी वित्तीय और कानूनी शब्दों की सटीकता कितनी जरूरी है, ये साफ जाहिर है। जरा सा भ्रम बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और विविध प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं, जैसे अथॉरिटी। स्रोत में इसके लिए प्राधिकारी और प्राधिकरण दोनों शब्द दिए हैं। क्या ये व्यक्ति बनाम संस्था का अंतर दर्शाता है? हाँ, सामान्यतः यही अंतर है। जब अथॉरिटी का हिंदी रूप प्राधिकारी होता है तो ये अक्सर किसी व्यक्ति विशेष को संदर्भित करता है, जिसे किसी खास क्षेत्र में निर्णय लेने, आदेश देने या कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, जैसे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अनुशासनिक प्राधिकारी या अपॉइंटिंग अथॉरिटी नियुक्ति प्राधिकारी। ये एक पद पर बैठे व्यक्ति की शक्ति को इंगित करता है। दूसरी ओर जब अथॉरिटी का अनुवाद प्राधिकरण होता है तो ये आमतौर पर एक संस्था, निकाय या संगठन को दर्शाता है, जिसे कानून द्वारा विशेष शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली विकास प्राधिकरण या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ये एक संगठनात्मक इकाई है। ये अंतर समझना जरूरी है, खासकर जब किसी आदेश या नियम को पढ़ रहे हों। अच्छा, और ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, प्रशासनिक संदर्भ में इसका क्या मतलब है? ऑटोनॉमी या स्वायत्तता का अर्थ है किसी संगठन, संस्था या निकाय को अपने आंतरिक मामलों के प्रबंधन और निर्णय लेने में काफी हद तक स्वतंत्रता या स्वशासन का अधिकार होना। मतलब बाहरी नियंत्रण से अपेक्षाकृत मुक्त होकर, जैसे विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों या कुछ नियामक निकायों को अक्सर स्वायत्तता दी जाती है ताकि वे बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के विशेषज्ञतापूर्ण कार्य कर सकें। हालांकि ये स्वायत्तता आमतौर पर पूर्ण नहीं होती और कुछ जवाबदेही और नियमों के अधीन होती है। और एक शब्द है एंटीसीडेंट्स, पूर्ववृत्त। ये किस संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है? शायद इन नियुक्ति या सुरक्षा क्लियरेंस के समय? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एंटीसीडेंट्स या पूर्ववृत्त का मतलब है किसी व्यक्ति का पिछला इतिहास, आचरण, चरित्र और पृष्ठभूमि। सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से पुलिस, सेना, न्यायपालिका और अन्य संवेदनशील पदों पर नियुक्ति से पहले उम्मीदवार के पूर्ववृत्त की गहन जांच मतलब वेरिफिकेशन की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्ति उस पद की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए उपयुक्त है, उसका पिछला रिकॉर्ड साफ है और उससे राष्ट्रीय सुरक्षा या संस्था की प्रतिष्ठा को कोई खतरा तो नहीं है। ये ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने का एक जरूरी कदम है। हाँ, सार्वजनिक सेवा में भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी लगता है। और अंत में भर्ती प्रक्रिया से सीधे जुड़े कुछ और शब्दों को देख लेते हैं। एप्लीकेंट, आवेदक, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, और अपॉइंटी, नियुक्त व्यक्ति। ये तीनों शब्द भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। एप्लीकेंट वह व्यक्ति है जो किसी विज्ञापित पद के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करता है। आवेदक, अपॉइंटमेंट वह आधिकारिक प्रक्रिया या आदेश है जिसके द्वारा किसी चयनित व्यक्ति को औपचारिक रूप से पद पर नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति, और अपॉइंटी वह व्यक्ति है जिसे अंततः उस पद पर नियुक्त किया गया है। नियुक्त व्यक्ति। इसी श्रृंखला में एक और शब्द है अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। वह अधिकारी या निकाय जिसके पास किसी को नियुक्त करने का अधिकार होता है। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? यही कि प्रशासन की भाषा महज शब्दों का खेल नहीं है। ये अवधारणाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, अधिकार हैं और जिम्मेदारियां हैं। हर शब्द का अपना वजन है, अपना निश्चित स्थान है। इन शब्दों को सही ढंग से समझना न सिर्फ एसआई जैसी परीक्षाओं में सफलता के लिए जरूरी है, बल्कि ये हमें एक नागरिक के तौर पर प्रशासनिक कामकाज को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है। और ये बात फिर दोहराना चाहूंगा कि राघव प्रकाश जी की पुस्तक में दी गई ये शब्दावली सरकारी आयोग द्वारा स्वीकृत और अधिकृत है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। तो आज हमने ए अक्षर से शुरू होने वाले कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दों और उनके पीछे छिपे अर्थों और महत्व पर चर्चा की।
जो मुख्य बात उभर कर सामने आई है वो ये है कि प्रशासनिक शब्दावली को केवल रटना काफी नहीं है। ये उन अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को समझने का एक माध्यम है जिनके आधार पर हमारा शासन तंत्र काम करता है। खासकर एसआई परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए इन शब्दों की बारीकियों पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल सहमत हूँ, और इसीलिए राघव प्रकाश जी की पुस्तक जैसे प्रामाणिक स्रोतों या सीधे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा जारी शब्दावली का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको मानकीकृत और सर्वमान्य अर्थ प्रदान करते हैं जिससे परीक्षा में भ्रम की गुंजाइश कम रहती है। मेरा अंतिम विचार यही है कि भाषा प्रशासन का एक अत्यंत शक्तिशाली उपकरण है। इन पारिभाषिक शब्दों की स्पष्ट और सटीक समझ न केवल हमें परीक्षाओं में सफलता दिला सकती है, बल्कि एक अधिक जागरूक और सूचित नागरिक बनने में भी हमारी मदद करती है। जब हम समझते हैं कि अप्रूवल और असेंट में क्या फर्क है या अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब क्या है, तो हम सरकारी कामकाज, नीतियों और निर्णयों को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं और उन पर बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये ज्ञान हमें व्यवस्था की कार्यप्रणाली की कुंजी सौंपता है। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारा समाज, प्रशासन और तकनीक बदल रही है, क्या हमें भविष्य में नई प्रशासनिक चुनौतियों और अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए नई शब्दावली की आवश्यकता नहीं होगी? आज हमने सिर्फ ए से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखे, लेकिन प्रशासन की भाषा का यह विकास तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किन नए क्षेत्रों जैसे साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशासन में उपयोग या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए हमें भविष्य में नए, सटीक और सर्वमान्य प्रशासनिक शब्दों को गढ़ने या अपनाने की जरूरत पड़ सकती है। इस पर विचार करना भी दिलचस्प होगा।